हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वर्ल्ड में। और मैं हूं श्रीकांत और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतियोगिता दर्पण अक्टूबर 2020 के संस्करण। और इस वीडियो में देखा जाए तो प्रतियोगिता दर्पण के प्रत्येक टॉपिक को कवर कर लिया गया है। और नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो क्रॉनिकल का आएगा। क्रॉनिकल में आपको क्रॉनिकल अक्टूबर 2020 का जो मैगज़ीन है उसके टॉपिक को कवर किया जाएगा। लेकिन जो टॉपिक मैंने यहाँ कवर कर लिया है उस वीडियो में उस टॉपिक को कवर नहीं किया जाएगा। जो रेस्ट टॉपिक बचा हुआ है उसे नेक्स्ट वीडियो में यानी क्रॉनिकल के वीडियो में कवर किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है राष्ट्रीय घटनाक्रम। राष्ट्रीय घटनाक्रम में पहला टॉपिक आ रहा है स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम राष्ट्रपति का संदेश। तो देखिए, ये 74वां स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर मतलब 14 अगस्त 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संबोधन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि कोविड संक्रमण से उपजी चुनौती और सरकार द्वारा जो उठाए कदम हैं मेनली उन्हीं पर उन्होंने फोकस किया। और देखिए, उनका जो संबोधन था, संबोधन में उनका कहना था कि कोरोना महामारी के वक्त जो केंद्र सरकार ने पूर्वानुमान करते हुए समय रहते प्रभावी कदम उठा लिए थे, जिससे बड़ी संख्या में लोगों के जीवन रक्षा करने में सफलता प्राप्त हुई। उसके बाद उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना शुरू करके सरकार ने करोड़ों लोगों को आजीविका दी है। चलिए इसमें देखते हैं आगे उन्होंने क्या क्या कहा। नेक्स्ट पॉइंट है जो कि ज़रूरतमंद लोगों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराने के विश्व के इस सबसे बड़े अभियान को नवंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया और इससे हर महीने लगभग 80 करोड़ लोगों को राशन मिलना सुनिश्चित किया गया। फिर देखिए, इसमें है कि वंदे भारत के तहत विश्व में फंसे 10 लाख से अधिक भारतीयों को स्वदेश लाया गया। फिर नई शिक्षा नीति को दूरदर्शी दूरगामी नीति बताया और कहा कि इससे इंक्लूजन, इनोवेशन और इंस्टीट्यूशंस की संस्कृति को मजबूती मिलेगी और मातृभाषा के अध्ययन को महत्व दिया। नेक्स्ट टॉपिक है स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र के नाम प्रधानमंत्री का संबोधन। तो देखिए, वो राष्ट्रपति का संबोधन था और ये प्रधानमंत्री का संबोधन है और ये 15 अगस्त को दिया गया। वो 14 अगस्त को दिया गया था और ये 15 अगस्त को, वो स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर देते हैं राष्ट्रपति और ये स्वतंत्रता दिवस के दिन। देखिए, तो ये 74वें स्वतंत्रता दिवस के दिन जो लाल किला से राष्ट्र के नाम संबोधन किया प्रधानमंत्री मोदी ने। और देखिए, स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर ये 7 बार ध्वजारोहण करने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी बन गए। फिर देखिए, उन्होंने अपने संबोधन में क्या कहा। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि आत्मनिर्भर भारत, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, महिला शक्ति, वोकल फॉर लोकल और पर्यावरण की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य सुरक्षा आदि के साथ साथ श्री राम मंदिर के सदियों पुराने विषय को शांतिपूर्ण रूप से समाधान कर लिया गया। और फिर है कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट को महत्वपूर्ण बताया और अर्थव्यवस्था को कोरोना के प्रभाव से निकालने में इसे बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया। फिर है कि विश्व व्यापार में समुद्री तटों के लिए पोर्ट लेड डेवलपमेंट और समुद्र तट के पूरे हिस्से में 4 लेन रोड बनाने का इरादा व्यक्त किया गया। नेक्स्ट कि कोरोना महामारी के बीच 130 करोड़ भारतीयों को आत्मनिर्भर बनने का संकल्प लिया। फिर है कि APMC एक्ट एवं एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में बदलाव लाया गया। चलिए नेक्स्ट है कि 1 नेशन 1 टैक्स, 1 नेशन 1 ग्रिड और 1 नेशन 1 राशन कार्ड और बैंक में विलय और स्पेस सेक्टर खोले गए। नेक्स्ट कहा गया कि जल जीवन मिशन में 2 करोड़ परिवारों को पाइप के जरिए जल पहुंचाया गया। फिर था कि 40 करोड़ जनधन खाता में से 22 करोड़ महिलाओं के हैं, जिसमें से 30,000 करोड़ रुपए जमा कराए गए हैं। और उसी दिन मतलब 15 अगस्त को ही नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन को शुरू करने की घोषणा की और इसके तहत भारतीयों को एक स्वास्थ्य कार्ड मतलब हेल्थ आईडी दी जाएगी। देखिए, ये हेल्थ आईडी जो है वो ऐच्छिक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि सबको लेना ही है। चलिए नेक्स्ट है कि 173 सीमावर्ती और तटीय जिलों में कुल 1 लाख कैडेटों को NCC में शामिल किया जाएगा, जिसमें से 1/3 कैडेट महिला कैडेट होंगी। नेक्स्ट है कि प्रोजेक्ट लायन की शुरुआत की जा चुकी है और आने वाले समय में प्रोजेक्ट डॉल्फिन भी चलेगा। नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर जो ध्वजारोहण किया गया था तो सबसे अधिक बार जवाहरलाल नेहरू ने किया है, 17 बार। फिर है इंदिरा गांधी जो उनकी बेटी है
वो 16 बार ध्वजारोहण किए हैं। फिर है मनमोहन सिंह, इन्होंने 10 बार ध्वजारोहण किया है। और नेक्स्ट है नरेंद्र मोदी, ये इन्होंने 7 बार ध्वजारोहण किया है। लेकिन यहाँ देखा जाए तो जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह ये तीनों कांग्रेस के नेता थे और नरेंद्र मोदी जो है वो गैर कांग्रेसी हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि पैतृक संपत्ति पर बेटी का समान अधिकार, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। और देखिए इसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2020 को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया जिसमें कि बेटियों को बेटों की तरह संयुक्त हिंदू पैतृक संपत्ति का उत्तराधिकार प्राप्त करने का एक समान जन्मसिद्ध अधिकार है। और देखिए इसमें कहा गया कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जो है 1956 की धारा 6 को प्रतिस्थापित किया गया, जो संशोधन के पहले या बाद में पैदा हुई बेटी है या बेटे के समान ही हम वारिस का दर्जा देते हैं। हम वारिस का मतलब हो गया कि ऐसा व्यक्ति जिसके पास पैतृक संपत्ति का जन्मसिद्ध अधिकार हो। ठीक है। और देखिए पीठ ने अपने फैसले में कहा कि संशोधन के पहले मतलब अर्थात कि 9 सितंबर 2005 से पहले भी अगर पिता की मृत्यु हुई हो तो भी पिता की संपत्ति पर बेटी का भी बेटे के बराबर ही हक होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी का गठन, मतलब नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का गठन। तो देखिए 19 अगस्त 2020 को मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन का मंजूरी दे दिया है। और एनआरए द्वारा क्या होगा कि तकनीकी पद के लिए जैसे कि स्नातक लेवल का या उच्च माध्यमिक जिसे 12वीं क्लास कहते हैं और मैट्रिक उम्मीदवार के लिए अलग अलग सीईटी आयोजन होगा। सीईटी हो गया आपको कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। देखिए एनआरए ने रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वित्त सेवा विभाग, एसएससी, आरआरबी सहित आईबीपीएस प्रतिनिधि शामिल होंगे। फिर देखिए कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के लिए 1517.57 करोड़ मंजूर की गई है। और राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी एक बहु एजेंसी निकाय होगी जो सामान्य योग्यता परीक्षा मतलब सीईटी आयोजित करने के लिए जिम्मेदार होगी। और सीईटी का आयोजन जो होगा वो एक्चुअली ग्रुप बी और ग्रुप सी पद के लिए होगा, मतलब जो गैर तकनीकी है मतलब नॉन टेक्निकल, उस पद के लिए ये उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए किया जाएगा। फिर है कि सीईटी का जो उम्मीदवार होगा उसके द्वारा जो अंक परिणाम की घोषणा की जाएगी वो उस तारीख से लेके 3 साल तक वैलिड होगी। और अभी जो है ये साल में 2 बार ये परीक्षा होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कोझिकोड विमान हादसा। तो देखिए 7 अगस्त 2020 को एयर इंडिया एक्सप्रेस का बोइंग 737 विमान कोझिकोड में कारीपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारी वर्षा के बीच जो टेबल टॉप रनवे है उस पर उतरने के दौरान फिसलकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तो देखिए एक्चुअली ये जो था ये वंदे भारत के तहत लाया जा रहा था विदेशों से लोगों को। और टेबल टॉप रनवे क्या हुआ, तो ये हुआ कि एक ऐसा रनवे है मतलब कि दोनों तरफ खाई है और बीच में ये रनवे काफ़ी ऊंचाई पे बनाई जाती है ये रनवे। और देखा जाए तो ये जो फ्लाइट है वो दुबई से लौट रही थी और वंदे भारत एक्सप्रेस की फ़्लाइट IX1344 में विमान 35 फुट गहरे खाई में गिर गई और गिरकर 2 टुकड़े हो गई और जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई। फिर देखिए देश में अब तक टेबल टॉप रनवे कितने हैं अभी, तो आपको लेंगपुई मिज़ोरम में है, शिमला में है, कुल्लू हिमाचल प्रदेश में है, फिर पांगयोंग सिक्किम में है, मंगलुरु कर्नाटका में है और कोझिकोड और कन्नूर दोनों केरल में है। ये दोनों यहाँ अभी आपको टेबल टॉप रनवे मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि 101 रक्षा उत्पादों पर आयात चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंधित करने की रक्षा मंत्री की घोषणा। तो देखिए ये 9 अगस्त 2020 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 101 रक्षा उपकरणों पर आयात पर रोक लगा दी। अब क्या हुआ कि रक्षा के क्षेत्र में जो देश को आत्मनिर्भर बनाना है उसकी दिशा में एक बड़ा कदम इन्होंने लिया है। फिर देखिए इसमें असॉल्ट राइफल, आर्टिलरी गन, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, राडार आदि कुछ उच्च तकनीकी वाली हथियार प्रणाली भी इसमें शामिल है जिसे प्रतिबंधित कर दिया गया। और ये प्रतिबंध किस तरह से होगा चरणबद्ध तरीके से, तो हम लोग देखते हैं कि दिसंबर 2020 तक आपको 69 मतलब 69 रक्षा उत्पादों पर और दिसंबर 2021 पर शेष जो 11 हैं उन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। फिर आपको 2022 में आइएगा तो 4 पर लगेगा जो दिसंबर 2022 में, और दिसंबर 2023 तक 8 पर प्रतिबंध लग जाएगा। फिर दिसंबर 2024 तक 8 और पे प्रतिबंध लगेगा। फिर दिसंबर 2025 तक शेष सभी पे प्रतिबंध हो जाएगा। और अगले 5 से 7 वर्षों में
जो घरेलू उद्योग को 4 लाख करोड़ रुपए के अनुबंध प्रदान किए जाएंगे। तो देखिए, रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रक्षा उत्पाद में एफडीआई को 74% तक बढ़ा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि नरेंद्र मोदी सर्वाधिक समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बन गए। तो देखिए, ये 13 अगस्त 2020 को एक गैर कांग्रेसी नेता के रूप में सबसे लंबे समय तक भारत के प्रधानमंत्री बने रहने का इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। मतलब नरेंद्र मोदी जी ने बनाया है ये रिकॉर्ड, और मोदी जी ने 14 मई 2014 को इस पद पर ग्रहण किया था। और देखा जाए तो इससे पहले जो श्री अटल बिहारी वाजपेयी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, उन्होंने 3 कार्यकाल को मिलाकर 6 वर्ष 80 दिन मतलब 2268 दिन तक प्रधानमंत्री के पद पर बने रहे थे। अब देखिए, सर्वाधिक कार्यकाल जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। ये 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक लगातार 16 वर्ष 286 दिन का रिकॉर्ड है इनका। और दूसरे स्थान पे है श्रीमती इंदिरा गांधी, ये 11 वर्ष 59 दिन तक रही थी। और तीसरे स्थान पे है डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये 10 वर्ष 4 दिन तक रहे थे। ये तीनों नेता आपको कांग्रेस के हैं। और अभी गैर कांग्रेसी जो सबसे अधिक दिन तक रहे हैं वो है श्री नरेंद्र मोदी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की रैंकिंग। तो देखिए, ये रैंकिंग जो है वो 20 अगस्त 2020 को स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग आवास और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा जारी किया गया। इसमें स्वच्छ शहर में जो प्रथम स्थान मिला है वो इंदौर को मिला है, जो कि मध्य प्रदेश का है, और लगातार ये चौथी बार है। उसके साथ साथ 100 से अधिक शहरों वाले जो राज्य की श्रेणी में देखा जाए तो पहला है छत्तीसगढ़। फिर आपको 100 से कम शहरों वाले राज्य की श्रेणी में देखा जाए तो पहला स्थान है झारखंड का। फिर देश की सबसे स्वच्छ राजधानी तो वो है दिल्ली। और देश की सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड तो वो है जालंधर छावनी बोर्ड। फिर देखा जाए तो इसमें 1 लाख से अधिक आबादी वाले जो श्रेणी में इंदौर प्रथम स्थान पर है, सूरत गुजरात का जो है वो दूसरे स्थान पर, और नवी मुंबई महाराष्ट्र का तीसरे स्थान पर। फिर आएगा 1 लाख से कम आबादी वाली श्रेणी, तो उसमें आपको आता है पहला कराड़, दूसरा है सासवड़ और तीसरा है लोनावाला। ये तीनों महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है 10 लाख से अधिक आबादी वाली श्रेणी में देखा जाए तो पहला स्थान पर आता है इंदौर जो मध्य प्रदेश का है। फिर दूसरे स्थान पर गुजरात और तीसरे स्थान पर नवी मुंबई है, और इसमें सबसे आखिरी स्थान पर आपको पटना है। चलिए नेक्स्ट है कि 1 लाख से 10 लाख तक की आबादी वाली श्रेणी। तो इसमें पहले स्थान पर है अंबिकापुर छत्तीसगढ़ का, दूसरे स्थान पर है मैसूर कर्नाटका का, और तीसरे स्थान पर है नई दिल्ली। फिर देखा जाए गंगा नदी के तट पर बसे शहर में जो 1 लाख से अधिक आबादी वाली श्रेणी में देखा जाए तो आपको वाराणसी सबसे स्वच्छ है, उसके बाद आपको कानपुर, और फिर तीसरा आता है मुंगेर बिहार का। फिर देखा जाए तो गंगा नदी के तट पर बसे शहर में जिसकी आबादी 50,000 से लेके 1,000 हो, इसके कैटेगरी में देखा जाए तो पहला स्थान आता है कन्नौज का जो कि उत्तर प्रदेश का है, दूसरा है बिजनौर उत्तर प्रदेश से, तीसरा है शुक्लागंज गंगा घाट उत्तर प्रदेश से। फिर है गंगा नदी के तट पर बसे शहर जहाँ 50,000 से कम आबादी हो, तो उसमें पहला स्थान है चुनार उत्तर प्रदेश का, दूसरा है बिठूर उत्तर प्रदेश का, और तीसरा है गौचर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है कि कोविड-19 महामारी के बीच चुनाव के लिए चुनाव आयोग के नए दिशा निर्देश जारी किए गए। तो देखा जाए तो 29 अगस्त 2020 को चुनाव आयोग ने मतदान के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, और ये बिहार विधानसभा चुनाव जो अक्टूबर नवंबर में होने हैं और कुछ उपचुनाव भी संपन्न होने हैं, इसलिए ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। और देखिए, उम्मीदवारों को ऑनलाइन नामांकन की सुविधा दी गई है इसमें, इस गाइडलाइन में। और फिर मतदाताओं को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। और दिव्यांग हो या फिर 80 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाता हों या कोविड-19 संक्रमित या संभावित मतदाता हों, उनके लिए पोस्टल बैलेट सुविधा दिया गया है। फिर आपको चुनाव में प्रत्याशी समेत 5-5 लोगों के समूह में घर घर जाकर प्रचार करने की अनुमति होगी। और मतदान केंद्र 1 दिन पूर्व सैनिटाइजेशन होगा और प्रवेश द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग होगा। फिर प्रवेश व निकास द्वार पर पानी, साबुन और सैनिटाइज़र उपलब्ध होना चाहिए। ये सारे रूल्स हैं। इसमें और भी रूल्स हैं, जैसे कि अगर किसी का थर्मल स्क्रीनिंग में टेम्परेचर अधिक होता है तो उन लोगों को आखिरी में, सबसे लास्ट में उन लोगों को बुलाया जाएगा वोटिंग करने के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है देवलाली, दानापुर व बरौनी टाटानगर के बीच की पहली किसान रेलगाड़ी। तो देखिए ये किसान रेलगाड़ी जो है वो एक्चुअली आपको फल और सब्जी लेके जाएगी। इसमें कई स्टेशन पर स्टॉपेज हैं जिसमें पार्सल चढ़ाया और उतारा जा सकेगा। फिर है कि इस ट्रेन में कंटेनर फ्रिज की तरह डिब्बे होंगे, मतलब ये चलता फिरता एक कोल्ड स्टोरेज होगा जिसमें कि आप किसान जो है ख़राब होने वाले सब्जी, फल, मछली, मांस, दूध आदि रख सकेंगे। फिर है देवलाली जो नासिक से अंगूर और प्याज लेकर चली और इस पहली रेलगाड़ी को दानापुर बिहार के लिए रवाना किया गया था और वापस यात्रा में बिहार से ये पान, मखाना, मछली और अन्य ताज़ा सब्जी आदि लेकर देवाली आई। फिर है दूसरी किसान रेल, वो है बरौनी बिहार से टाटानगर झारखंड के बीच चलाई गई। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो चलिए यहाँ पर हमारा राष्ट्रीय घटनाक्रम समाप्त होता है और अब हम लोग मूव करते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की ओर, जिसमें पहला टॉपिक है कि महिंद्रा राजपक्षे चौथी बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री बने। तो देखिए ये महिंद्रा राजपक्षे जो हैं वो श्रीलंका की पीपल्स पार्टी के हैं और ये 5 अगस्त 2020 को चुनाव वहाँ संपन्न हुए थे वहाँ की 9वीं संसद के लिए, जिसमें महिंद्रा राजपक्षे 2/3 बहुमत से भारी सफलता मिली। फिर देखिए श्रीलंका की जो संसद की कुल सीटें हैं वो 225 सीटें हैं, जिसमें से श्रीलंका पीपल्स पार्टी जो है वो आपको 145 सीटों पर विजयी रही। उसके बाद सहयोगी दल से प्राप्त हुए इन्हें 5 सीट और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं गोटाबाया राजपक्षे, ये छोटे भाई हैं महिंद्रा राजपक्षे के। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है कि लापरवाही से रखे अमोनियम नाइट्रेट के भंडार में विस्फोट से पूरा बेरूत दहला और भीषण जन आक्रोश के चलते वहां प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना पड़ गया। देखिए हुआ यूं कि 4 अगस्त 2020 को जो लेबनान की राजधानी है बेरूत, बंदरगाह पर वहां पर रखा हुआ था 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट और उसी में ये भीषण विस्फोट हो गया और ये 163 लोग इसमें मारे गए और लगभग 6000 से अधिक लोग घायल हो गए। देखिए जिसके चलते क्या हुआ कि प्रधानमंत्री हसन दियाब को अपनी पूरी कैबिनेट के साथ 10 अगस्त को त्यागपत्र देना पड़ा और ये वर्ष 2013 में एक पोत से जब्त किया गया था ये रसायन और तब से ये बंदरगाह पर ही रखा हुआ था और ये कंटेमिनेटेड होकर खतरनाक विस्फोट के रूप में रूपांतरित हो गया। एक्चुअली ये जो रसायन है वो उतना नुकसानदायक नहीं होता है, लेकिन काफ़ी समय तक रखे होने के कारण ये कंटेमिनेटेड होकर विस्फोट कर गया और लेबनान की जो नए प्रधानमंत्री अभी बने हैं वो है मुस्तफ़ा अदीब। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है विश्व के सबसे भीषण परमाणु बम विस्फोट का वीडियो रूस ने जारी किया है। तो देखिए 30 अक्टूबर 1961 को जो तत्कालीन यूएसएसआर था उसके द्वारा विश्व का सबसे बड़ा परमाणु बम, मतलब जिसका नाम था तसार बॉम्बा अर्थात कि किंग ऑफ बॉम्ब्स कहा गया था उसको, ये आर्कटिक में नोवाया जेमालिया के ऊपर बर्फ़ के ऊपर फटा था। फिर हुआ क्या कि ये जो बम था वो एक्चुअली हिरोशिमा पर गिरे बम के 3333 गुना ज़्यादा शक्तिशाली था और इस पर एक डॉक्यूमेंट्री जारी की गई है। रूस के स्टेट एटॉमिक एनर्जी कॉरपोरेशन रोसाटोम ने इसे 20 अगस्त को जारी किया है और ये 40 मिनट का ये डॉक्यूमेंट्री है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो है कि जापान के प्रधानमंत्री का त्यागपत्र। तो 28 अगस्त 2020 को जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे स्वास्थ्य संबंधी कारणों की वजह से अपना त्यागपत्र दे दिया है और नए इलेक्शन या नए प्रत्याशी अभी तक चुने नहीं गए हैं, इसलिए अभी शिंजो आबे ही प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि संयुक्त अरब अमीरात व इजराइल के बीच ऐतिहासिक समझौता हुआ। तो देखिए ये यूएई और इजराइल ने 13 अगस्त 2020 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता में पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित करने पे सहमति व्यक्त की और इस समझौता को अब्राहम समझौता व वाशिंगटन की मध्यस्थता का संपन्न समझौता के नाम से भी जाना जा रहा है। फिर है कि 49 वर्षों के बाद इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात अपने राजनयिक संबंधों को पूरी तरह से सामान्य करेंगे। वे दूतावास और राजदूतों को आदान प्रदान करेंगे और पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, व्यापार और सुरक्षा सहित कई क्षेत्र में सहयोग शुरू करेंगे। फिर देखिए ये कदम जो है उन समझौतों की श्रृंखला में पहला होगा जो कि इस क्षेत्र में 72 वर्षों की शत्रुता पर पूर्ण विराम लगा देगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर।
नेक्स्ट टॉपिक है कि चीन की सहभागिता में होने वाले रूस के कावकाज 2020 सैन्य अभ्यास में भागीदार से भारत का इनकार। तो देखिए, ये 15 से 17 सितंबर तक होने वाला था, जिसमें 18 देश इस संयुक्त अभ्यास जैसे कावकाज 2020 में चीन, पाकिस्तान सहित शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य और मध्य एशिया के भाग लेंगे। लेकिन भारत जो है वो अंतर्राष्ट्रीय फैलाव, जो कोविड-19 का जो अंतर्राष्ट्रीय फैलाव है, इसका हवाला देते हुए संयुक्त अभ्यास में भाग लेने से इनकार कर दिया और इसमें विभिन्न देशों के लगभग 13,000 सैनिक भाग लेने की संभावना है। नेक्स्ट टॉपिक है कि मॉरिशस के तट पर दुर्घटनाग्रस्त हुए तेल टैंकर से तेल रिसाव से पर्यावरण संकट हुई। तो देखिए, ये हिंद महासागर में मॉरिशस के दक्षिणी पूर्वी तट के निकट जो जापान की एक निजी कार्गो कंपनी है MV वाकासियो, ये 25 जुलाई को चट्टान में फंस गया और 6 अगस्त 2020 को इसके हल से दरार आने की वजह से तेल रिसाव शुरू हो गया और ये 15 किलोमीटर तक समुद्र में पानी के ऊपर तेल की परत जम गई, जिससे जल जीवन भी बहुत प्रभावित हुआ। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है कि माली में सेना ने निर्वाचित सरकार का तख्ता पलटकर सत्ता पर कब्जा कर लिया। तो देखिए, हुआ यूँ कि 18 अगस्त 2020 को पश्चिम अफ्रीकी देश माली में सेना विद्रोह कर सरकार का तख्ता पलट दिया और विद्रोही जो थे सैन्यकर्मी ने राष्ट्रपति इब्राहिम बाउकर कीता और प्रधानमंत्री बाओबो सीसे को बंधक बना लिया। विद्रोहियों ने खुद को लोगों की रक्षा हेतु राष्ट्रीय आयोग नाम दिया है। फिर देखिए, 27 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय व पड़ोसी देशों में दबाव पड़ने पर अपदस्थ राष्ट्रपति को उन लोगों ने रिहा किया। फिर देखिए, तो कारण था कि उनके शासनकाल में भ्रष्टाचार, सांप्रदायिक हिंसा और अर्थव्यवस्था की अवस्था को बढ़ते मामले बहुत थे और सैन्य अधिकारियों ने कहा कि शीघ्र ही देश में नए चुनाव कराए जाएंगे और इस बीच अस्थायी रूप से सरकार का गठन किया जाएगा और माली की जो राजधानी है वो है बामाको। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट है कि बेलारूस में अलेक्जेंडर लुकाशेंको लगातार 6ठी बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। तो देखिए, हुआ यूँ कि 9 अगस्त 2020 को चुनाव हुए, जिसमें अलेक्जेंडर लुकाशेंको विजयी रहे और 80% इन्हें मत प्राप्त हुआ था। उनकी विपक्षी में जो शिक्षिका थी स्वेतलाना तिखनोवस्काया, उन्हें मात्र 10% मत ही प्राप्त हुए थे। फिर हुआ यूँ कि 25 अगस्त 1991 को बेलारूस में सोवियत संघ से अलग हुआ था और 1994 में पहली बार वहाँ राष्ट्रपति चुनाव हुए थे, जिसमें अलेक्जेंडर लुकाशेंको विजय रहे थे। तब से अब तक वही जीत रहे हैं और ये 6ठा बार है। इसलिए ब्रिटेन, कनाडा, यूरोपीय संघ और विपक्षी पार्टी धांधली का आरोप लगा रहे हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है कि अमेरिका में राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव। तो देखिए, यहाँ 3 नवंबर 2020 को चुनाव होने हैं, जिसमें एक होगा रिपब्लिकन पार्टी और दूसरा होगा डेमोक्रेटिक पार्टी। रिपब्लिकन पार्टी के जो उम्मीदवार होंगे राष्ट्रपति के, वो होंगे डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति के होंगे माइक पेंस और डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार होंगे राष्ट्रपति के लिए जो बिडेन और उपराष्ट्रपति के लिए कमला हैरिस। ये एक भारतीय मूल के वर्तमान में कैलिफोर्निया के सेनेटर हैं। चलिए नेक्स्ट देखा जाए तो सिंगापुर में भारतीय मूल के प्रीतम सिंह विपक्ष के आधिकारिक नेता। तो देखिए, सिंगापुर के संसद में 31 अगस्त को पहले विपक्ष के नेता बने प्रीतम सिंह और प्रीतम सिंह की वर्कर्स पार्टी ने 93 सदस्यीय सीटों में से 10 सीटों पर विजय प्राप्त किया था। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य, जिसमें पहला टॉपिक है कोविड महामारी के दौरान भारत में कृषिगत निर्यातों में वृद्धि। तो देखिए, कृषि मंत्रालय ने 18 अगस्त 2020 को एक विज्ञप्ति में बताया है कि मार्च-जून 2020 में इस अवधि में देश में कृषि वस्तुओं का जो निर्यात हुआ वो 25,552.7 करोड़ का हुआ, जो कि 2019 की तुलना में 2019 की इस अवधि में मतलब मार्च से जून 2019 की अवधि में ये उससे अगर तुलना किया जाए तो 23.24% अधिक है। और 1950 मतलब 1950 से 1951 में जो कृषि निर्यात था वो 149 करोड़ का था, जो कि 2019-20 में ये बढ़कर 2.53 लाख करोड़ का हो गया है। देखा जाए कि भारत का स्थान विश्व में, तो भारत का स्थान अगर विश्व में देखा जाए गेहूं उत्पादन में तो ये दूसरे स्थान पर है भारत, और गेहूं के निर्यात में ये 34वें स्थान पर है। फिर आपको आता है सब्जियों के उत्पादन में, तो भारत विश्व में सब्जियों के उत्पादन में ये तीसरा स्थान है और सब्जियों के निर्यात में
14वां स्थान है। फिर फल के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है और इसका अगर निर्यात में देखा जाए तो ये 23वें स्थान पर है। फिर है फलों में सबसे ज़्यादा निर्यात। अगर सबसे ज़्यादा निर्यात किसी का होता है तो अंगूर का होता है, उसके बाद आम, अनार, केला और संतरा का। फिर इसी तरह से आपको सब्जी में देखा जाए तो प्याज का सबसे अधिक निर्यात होता है। इसमें देखा जाए तो भारत की कृषि जीडीपी 5.7% से घटकर 4.9% रह गया है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है कि पिराई सत्र 2020-21 के लिए गन्ने का उचित लाभकारी मतलब फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस, जिसे FRP कहते हैं, उसमें 10 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है नरेंद्र मोदी के द्वारा। फिर देखा जाए तो नेक्स्ट है कि बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की 14 अगस्त 2020 की बैठक में ये निर्णय लिया गया कि 2019-20 के लिए केंद्र सरकार को RBI का लाभांश हस्तांतरण किया जाएगा। और ये कितना किया जाएगा, तो ये 57,128 करोड़ रुपए हस्तांतरण किया जाएगा। फिर है कि देखा जाए इसमें कि 2020-21 की दूसरी मौद्रिक नीति में बैंकिंग प्रमुख दर है उसमें अब परिवर्तित रहे। तो देखिए महत्वपूर्ण बैंकिंग दर जो कि 22 मई 2020 के बाद की स्थिति बताती है और 6 अगस्त 2020 की नीति में इन दरों में क्या है तो कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। और रेपो दर जो है वो भी 4% है, रिवर्स रेपो 3.35%, बैंक रेट 4.25%, MSF दर मतलब 4.25%, नकद आरक्षण अनुपात मतलब जिसे कहते हैं CRR वो है 3% और सावधिक तरलता अनुपात 18%। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट है PM किसान योजना की 6ठी किस्त जारी। तो देखिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है जो दिसंबर 2018 में शुरू किया गया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना में 2,000 की 6ठी किस्त 2020-21 की दूसरी किस्त जो है वो 9 अगस्त 2020 को जारी की है। कहने का मतलब ये है कि 9 अगस्त 2020 को अभी तक का ये 6ठा किस्त होगा 2,000 रुपये का, लेकिन 2020-21 में अभी ये दूसरा किस्त है। और देखा जाए तो 8.5 करोड़ पात्र किसानों के बैंक खाते में 17,000 करोड़ इस किस्त के तहत जारी किए गए हैं अब तक। फिर है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के 6 वर्ष पूर्ण हो गए। तो देखिए 28 अगस्त 2020 को जो वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय मिशन प्रधानमंत्री जनधन योजना ने सफलतापूर्वक लागू होने के 6 साल पूरे किए। अब देखिए PMJDY मतलब प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अब तक 40.35 करोड़ से अधिक लाभार्थी को बैंकिंग से जोड़ा गया, जिसमें से कुल रकम 1.31 लाख करोड़ रुपए है, जबकि प्रति खाता औसत देखा जाए तो ये 3239 रुपये है, मतलब 3,239 रुपये प्रति अकाउंट होते हैं। फिर देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्र में अगर देखा जाए प्रधानमंत्री जनधन योजना के तो 63.6% अकाउंट है और इसमें महिला है 55.2%। फिर लगभग 8 करोड़ खाताधारक जो है वो सरकार से विभिन्न योजनाओं के तहत प्रत्यक्ष लाभांश मतलब DBT प्राप्त करते हैं, जैसे कि गैस कनेक्शन में आपको DBT आता है, डायरेक्ट बेनिफिट। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट है फॉर्च्यून ग्लोबल 500। तो देखिए ये अगस्त 2020 में ये जारी किया गया है लिस्ट, जिसमें 500 कंपनी का लिस्ट दिया गया है। इसमें 500 कंपनी में देखा जाए तो सर्वाधिक कंपनी आपको चीन का है 124 कंपनी, लेकिन इसमें हांगकांग की कंपनियों को भी शामिल किया गया है। और उसके बाद दूसरे स्थान पे आता है आपको अमेरिका, जिसमें 121 कंपनियां हैं इन 500 के लिस्ट में। और इस 500 में भारत के कुल 7 कंपनीज हैं, जिसमें से रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है वो टॉप 100 में अपनी जगह बना सका है और ये 96th पोजीशन पे है। उसके बाद आपको इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जो है 151 पे है, ONGC 190 पे है, भारतीय स्टेट बैंक 221वें स्थान पर है, भारत पेट्रोलियम आपको 309 स्थान पे है, टाटा मोटर्स 337वें स्थान पर और राजेश एक्सपोर्ट्स 462वें स्थान पर है। ये 7 जो हैं अभी आपको टॉप 500 में जगह पा सके हैं। उसके बाद अगर टॉप 10 में देखा जाए टॉप 10 कंपनीज, तो उसमें पहला स्थान आता है आपको वॉलमार्ट का और ये एक रिटेल कंपनी है। फिर आपको सिनोपैक ग्रुप चीन का है, वो पेट्रोलियम कंपनी है, वो दूसरे स्थान पर है। फिर स्टेट ग्रिड चाइना का है, एनर्जी कंपनी है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है कि उड़ान के चौथे चरण में 78 नए हवाई मार्गों को मंजूरी दी गई।
तो देखिए उड़ान, उड़ान का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है उड़े देश का आम नागरिक। इस योजना को शुरुआत जो किया गया था ये 2017 में इस योजना का शुरुआत किया गया था, जिसका उद्देश्य था छोटे और मंझोले शहर को हवाई नेटवर्क से जोड़ना, चुनिंदा शहरों को बीच सस्ती हवाई यात्रा देना। तो देखिए इस चौथे चरण में 78 नए हवाई मार्गों को जोड़ा गया है, जिसे उड़ान 4.0 भी कहा जाता है। फिर आपको देखा जाए तो अभी तक लगभग 766 विभिन्न मार्गों को मंजूरी इस योजना के तहत मिल चुकी है और अगस्त 2020 में 78 रूटों के जो मुख्यतः देश में सीमावर्ती और पहाड़ी इलाके में शामिल हैं। चलिए नेक्स्ट है कलर टीवी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो देखा जाए तो 30 जुलाई 2020 को अधिसूचना किया गया। इसके तहत कलर टीवी के आयात मुक्त श्रेणी से हटाकर प्रतिबंधित सूची में रख दिया गया। और देखा जाए तो विशेषतः ये चीनी उत्पादों के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए कदम उठाए गए हैं। तो कलर टीवी जो अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा चाइना से ही आते थे भारत में, अब उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स EPI 2020। तो देखिए ये एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स को कहते हैं निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 और ये प्रतिस्पर्धात्मक संस्था के साझेदारी के तैयार किया गया है। और देखिए इसमें है कि EPI 2020 में पहला स्थान प्राप्त हुआ है गुजरात को और दूसरा स्थान हुआ है महाराष्ट्र को, तीसरा स्थान है तमिलनाडु को। और पहले 10 स्थान पे देखा जाए तो 6 जो हैं वो तटीय राज्य हैं। फिर देखिए गैर तटीय राज्य में अगर देखा जाए पहला स्थान तो वो राजस्थान को है, दूसरा तेलंगाना को और तीसरा हरियाणा को, ये गैर तटीय हैं। और हिमालय राज्य क्षेत्र में देखा जाए तो पहले स्थान उत्तराखंड को, दूसरा त्रिपुरा को और तीसरा हिमाचल प्रदेश को। फिर आपको देखा जाए केंद्र शासित क्षेत्र में तो पहला स्थान आता है आपको दिल्ली का, दूसरा गोवा का और तीसरा चंडीगढ़ का। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब हम लोग मूव करते हैं नियुक्ति की ओर, मतलब अपॉइंटमेंट्स। तो देखिए चुनाव आयुक्त नियुक्त हुआ है राजीव कुमार, नए चुनाव आयुक्त राजीव कुमार नियुक्त हुए हैं। और मेघालय के नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं सत्यपाल मलिक। फिर आपको देखा जाए सीमा सुरक्षा बल BSF के नए महानिदेशक तो ये बने हैं राकेश अस्थाना। फिर संघ लोक सेवा आयोग मतलब UPSC के अध्यक्ष बने हैं प्रदीप कुमार जोशी। फिर जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल बने हैं मनोज सिन्हा। और भारत का नियंत्रक महालेखक परीक्षक मतलब कैग, भारत का जो कैग नियुक्त हुआ है वो है गिरीश चंद्र मुर्मू। और DRDO के प्रमुख हैं G सतीश रेड्डी और इनके कार्यकाल में 2 साल की वृद्धि की गई है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है पुरस्कार और सम्मान, जिसमें कीर्ति और शौर्य चक्र। तो देखिए 1 लोगों को कीर्ति दिया गया है, 9 को शौर्य चक्र और 5 को बार-2 सेना मेडल और 60 लोगों को सेना मेडल और 4 को नौसेना मेडल और 5 को वायुसेना मेडल। इन लोगों को वीरता के लिए दिया गया है। फिर देखिए जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो हेड कांस्टेबल, जम्मू कश्मीर पुलिस के जो हेड कांस्टेबल हैं अब्दुल राशिद कलास, उसको मरणोपरांत कीर्ति चक्र दिया गया है। और जम्मू कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान थल सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल कृष्ण सिंह रावत और मेजर अनिल उर्स और हवलदार आलोक कुमार दुबे को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। फिर देखा जाए तो इसके अलावा भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर विशाख नायर को भी इस चक्र से सम्मानित किया गया है। फिर देखा जाए तो 9 शौर्य चक्र में से 4 लोग मरणोपरांत प्रदान किए हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है खेल पुरस्कार 2020। तो एक्चुअली देखा जाए तो 21 अगस्त 2020 को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की घोषणा हुई और विजेताओं को 29 अगस्त 2020 को राष्ट्रपति भवन में वर्चुअल मोड से विशेष रूप से आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत किया गया है। अब देखिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है वो कुल 5 लोगों को दिया गया है और पहले उसका इनामी राशि था 7.5 लाख रुपए और लेकिन इस साल से ये 25 लाख रुपए कर दिया गया है। और वो 5 लोग कौन है तो पहले है रोहित शर्मा क्रिकेट से, फिर है मणियप्पन थंगावेलू ये पैरा एथलेटिक्स से हैं, फिर मनिका बत्रा ये टेबल टेनिस से हैं, फिर है विनेश फोगाट ये कुश्ती से और रानी रामपाल ये हॉकी से हैं। चलिए नेक्स्ट है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो 13 लोगों को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है और ये 2 कैटेगरी में दिया जाता है। पहला है कि नियमित श्रेणी और दूसरा है लाइफ टाइम श्रेणी। तो नियमित श्रेणी में 5 लोगों को और लाइफ टाइम श्रेणी में 8 लोगों को दिया गया है। पहले ये 5-5 लाख रुपए का इनाम था, लेकिन अब नियमित श्रेणी वाले को 10 लाख और लाइफ टाइम श्रेणी वाले को 15 लाख दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है अर्जुन पुरस्कार। तो देखा जाए तो 27 खिलाड़ियों को ये अर्जुन पुरस्कार दिया गया है और पुरस्कार का जो राशि है पहले
था 5 लाख और अब हो गया है 10 लाख। तो देखिए, जिसमें अंतनु दास तीरंदाजी से, दूती चंद एथलेटिक्स से, ईशान शर्मा क्रिकेट से और दीप्ति शर्मा क्रिकेट से और मनु भाकर शूटिंग आदि से इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है ध्यानचंद। ध्यानचंद पुरस्कार जो है वो 15 खिलाड़ी को दिया गया है। पहले पुरस्कार की राशि थी 5 लाख और अब हो गई है 10 लाख। और खेलों में जीवन पर्यटन उपलब्धि के लिए भी ये दिया जाता है। नेक्स्ट है तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय एडवेंचर पुरस्कार। तो ये 8 खिलाड़ियों को दिया गया है 5-5 लाख रुपए का। देखिए, ये पुरस्कार जो है एक्चुअली रोमांच, युवाओं को सहन शक्ति की भावना विकसित करने के लिए प्रोत्साहन देने में, जोखिम उठाने, टीम वर्क में सहयोग देने और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में त्वरित, एकदम तैयार और प्रभावी प्रतिक्रिया और सहायक गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त कराने जैसे क्षेत्रों के लिए दिए जाते हैं। तो देखिए, इसमें आपको 4 कैटेगरी में अवार्ड दिया गया। एक है लैंड एडवेंचर, वाटर एडवेंचर, एयर एडवेंचर और लाइफ टाइम अचीवमेंट। तो लैंड एडवेंचर में दिया गया है अनीता देवी, कर्नल सरफराज सिंह, टका तामूत, केवल हिरेन कक्का और नरेंद्र सिंह। इन लोगों को लैंड एडवेंचर के कैटेगरी में दिया गया है। फिर आपको आता है वाटर एडवेंचर, ये सत्येंद्र सिंह को दिया गया है। एयर एडवेंचर गजानंद यादव को दिया गया है। और लाइफ टाइम अचीवमेंट जो है वो एक्चुअली स्वर्गीय श्री मगन बिश्सा को दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 19-20। तो देखिए, वर्ष 2019-20 के लिए ये ट्रॉफी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को दी गई है, जिसमें इनामी राशि है 10 लाख रुपए। चलिए नेक्स्ट है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रेम भाटिया पुरस्कार। तो सर्वश्रेष्ठ पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करने में दीपांकर घोष को दिया गया है इंडियन एक्सप्रेस के, इन्हें 2 लाख रुपए का इनाम दिया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है एनवायरमेंटल रिपोर्टिंग। तो इसमें देखा जाए तो पीपल्स आर्चिव ऑफ रूरल इंडिया यानी परी की टीम को 1.5 लाख रुपए का इनाम दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है निधन। निधन में देखा जाए तो पहले है पंडित जसराज। तो पंडित जसराज जो थे वो एक्चुअली शास्त्रीय गायक और पद्म विभूषण से सम्मानित पंडित जसराज का अमेरिका में निधन हो गया। ये 17 अगस्त 2020 को हुआ था। ये 90 वर्ष के थे। देखिए, उन्हें 1975 में पद्मश्री मिला था, 1990 में पद्म भूषण, 2000 में पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है और 1987 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। नेक्स्ट है चेतन चौहान। तो चेतन चौहान के बारे में देखा जाए तो ये किडनी खराबी के कारण 16 अगस्त को इनका निधन हो गया। ये पूर्व टेस्ट क्रिकेटर और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार में कैबिनेट के मंत्री भी थे। फिर नेक्स्ट है राहत इंदौरी। ये मशहूर उर्दू कवि, शायर, गीतकार राहत इंदौरी का कोरोना संक्रमण के चलते 11 अगस्त 2020 को इंदौर में निधन हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है ली तेंग हुई। तो ये देखा जाए तो ये ताइवान के पूर्व राष्ट्रपति थे, जिनका निधन हो गया है 97 ईयर्स के एज में और 30 जुलाई 2020 को हुआ है। फिर देखिए, इसमें है कि ये ताइवान के लोकतांत्रिक तरीके से जो निर्वाचित ताइवान के पहले राष्ट्रपति हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखा जाए प्रणब मुखर्जी। तो प्रणब मुखर्जी जो है वो एक्चुअली भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं और इनका 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। और प्रणब मुखर्जी जो है इनको प्रणब दा के नाम से भी जाना जाता है और वर्ष 2012 में और 2017 के दौरान देश के राष्ट्रपति ये रहे थे। उन्होंने 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और ये भारत रत्न पुरस्कार को प्राप्त करने वाले ये 5वें राष्ट्रपति थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पुस्तक। पुस्तक में पहला टॉपिक है वन अरेंज मर्डर। तो ये देखा जाए तो इसके लेखक है चेतन भगत, वन अरेंज मर्डर के। फिर आता है आपको थारूरोसॉरस। तो थारूरोसॉरस जो है उसके लेखक है शशि थरूर। फिर आपको आएगा ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। तो इसके लेखक है उर्जित पटेल। और फिर है क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। तो वो है विमल आचार्य। फिर नेक्स्ट है द एनार्की। द एनार्की के लेखक हैं विलियम डेलरिपन। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट है विविध। विविध में पहला टॉपिक आता है इंडोनेशिया में सुमात्रा द्वीप स्थित ज्वालामुखी फटा। तो देखिए 10 अगस्त 2020 को इंडोनेशिया की एक ज्वालामुखी माउंट सिनाबोंग भड़क उठा और इसकी राख जो है वो 5000 मीटर तक जा फैली। फिर देखिए, ये ज्वालामुखी जो है एक्चुअली 2010 से ही धधक रहा था, लेकिन 2019 में विस्फोट हुआ इसमें। नेक्स्ट टॉपिक है इजराइल के एक शहर में खुदाई के दौरान 1100 से अधिक सोने के सिक्के मिले। तो देखिए, इजराइल की राजधानी है तेल अवीव और उसके निकट यवने शहर में इस्लामिक काल के 425 सिक्के मिले
और पुरातत्वविदों के अनुसार 9वीं शताब्दी के अंतिम काल अब्बासिद खलीफा के स्वर्णिम युग की रूप में माना जाता है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं खेलकूद की ओर। तो खेलकूद में पहला आता है कि आयरलैंड के विरुद्ध ओडीआई श्रृंखला में इंग्लैंड ने 2-1 से जीत हासिल की। तो देखिए ये जुलाई अगस्त 2020 में खेला गया था ये श्रृंखला, और पहले 2 मैच में इंग्लैंड ने जीता और तीसरा आयरलैंड ने, इसलिए ये सीरीज़ जो है वो 2-1 से। फिर है इंग्लैंड पाकिस्तान टेस्ट सीरीज़, इसमें इंग्लैंड जो है 1-0 से जीता। तो देखिए अगस्त से लेकर सितंबर 2020 तक पाकिस्तान जो है वो इंग्लैंड के दौरा पे है, और ये यहाँ पर 3 टेस्ट मैच हुए जिसमें 1-0 से यहाँ जीत हासिल हुई इंग्लैंड की, और फिर 3 T20 मैच की श्रृंखला है वहाँ 1-1 से बराबरी पर है। नेक्स्ट टॉपिक है कप्तान के रूप में सर्वाधिक छक्कों का रिकॉर्ड। तो देखिए ये जो है वो इयन मॉर्गन का रिकॉर्ड बना है, जो कि धोनी का 211 छक्के का रिकॉर्ड तोड़ दिया है ये कप्तान के रूप में। और इयन मॉर्गन जो है वो एक्चुअली इंग्लैंड के कप्तान हैं। फिर एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्कों का जो रिकॉर्ड है वो क्रिस गेल का है 534, और दूसरे स्थान पर शाहिद अफरीदी 476 के साथ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि महिलाओं के T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 19वीं हैट्रिक, और ये लगातार 4 बॉल पर 4 विकेट लिए है, और ये लेने वाली है अनुराधा डोडा बल्लापुर। अनुराधा डोडा बल्लापुर जो है वो एक्चुअली जर्मनी की महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन है, और इन्होंने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध ये मैच खेला जिसमें उन्होंने 4 बॉल पे 4 विकेट लिए। फिर देखिए महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जो है वो 19वीं हैट्रिक है ये वाली, और ये 4 बॉल पर 4 विकेट लेने वाले पहले महिला क्रिकेटर बन गए। नेक्स्ट टॉपिक है कि आईसीसी T20 विश्व कप का कार्यक्रम में पुनः परिवर्तन किया गया। तो देखिए ये T20 जो पुरुष विश्व कप है वो 2021 में भारत में होगा, और T20 पुरस्कार जो विश्व कप 2020 है उसको अब चेंज करके कर दिया गया है 2022, और अब ये ऑस्ट्रेलिया में होगा। देखिए आईसीसी ने न्यूजीलैंड में महिला विश्व कप 2021 की फरवरी मार्च 2022 तक स्थगित करने का भी फैसला लिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ड्रीम 11 ने जीता आईपीएल 2020 का टाइटल प्रायोजक करार। देखिए ये जो ड्रीम 11 है वो 2008 में हर्ष जैन और भावित सेठ ने ड्रीम 11 की शुरुआत की थी। फिर क्या हुआ कि 18 अगस्त 2020 को ये फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म ड्रीम 11 ने 222 करोड़ रुपए की बोली के साथ आईपीएल 2020 का टाइटल प्रायोजन अधिकार हासिल कर लिया है, और ये सौदा 4.5 महीने के लिए वैध होगा, जो कि दिसंबर 2020 में समाप्त होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट है कि आईसीसी हॉल ऑफ फेम। तो 23 अगस्त 2020 को जैक कैलिस जो कि दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर थे, और जहीर अब्बास पाकिस्तान के, और महिला क्रिकेट के लीसा स्टोलकर ये पूर्व ऑस्ट्रेलिया महिला टीम की कप्तान है, को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से महेंद्र सिंह धोनी व सुरेश रैना का संन्यास। तो पहले देखते हैं महेंद्र सिंह धोनी के बारे में। तो महेंद्र सिंह धोनी ने 15 अगस्त 2020 को भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। अब देखा जाए तो इन्होंने कुल मैच जो खेला था उसमें से 90 टेस्ट मैच, 350 वनडे मैच और 98 यानी 58 T20 मैच खेले थे। फिर देखा जाए तो बतौर कप्तान इन्होंने 60 टेस्ट, 200 एक दिवसीय और 72 T20 मैच खेले थे, जिसमें कुल 332 अंतर्राष्ट्रीय खेले थे। फिर देखा जाए तो इनकी कप्तानी में भारत ने 2007 में आईसीसी T20 विश्व कप, और 2011 में आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, और 2013 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। ये तीनों फॉर्मेट के जीतने वाले पहले खिलाड़ी हैं। फिर है 2007 में राजीव गांधी खेल रत्न, 2009 में पद्मश्री, 2008 में पद्म भूषण से सम्मानित इन्हें किया गया था। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट है सुरेश रैना। तो सुरेश रैना भी जो है वो भारत के बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं सुरेश रैना, और 15 अगस्त 2020 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की इन्होंने भी घोषणा कर दी। उन्होंने 226 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में 5615 रन और 78 T20 मैच में 1605 रन बनाए थे। उन्होंने साथ ही 18 टेस्ट मैच भी सुरेश रैना ने खेले थे। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट है 28वें पालेर्मो ओपन 2020। तो ये 3 अगस्त 2020 को इटली के पालेर्मो सिटी में महिलाओं का टूर्नामेंट संपन्न हुआ।
फिर है कि इसमें एकल विजेता जो है वो है फियोना फेरो फ्रांस के, और हारी हैं एनिट कोंटावेट, ये एस्टोनिया की हैं। उसके बाद जो युगल विजेता देखा जाए तो वो है अरांत्सा रूस जो कि नीदरलैंड के हैं। फिर है तमार जिडानसेक, ये स्लोवानिया के हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट है 11वां प्राग ओपन 2020। ये 10 से 16 अगस्त को संपन्न हुआ और ये महिला का टूर्नामेंट था जो कि चेक गणराज्य के प्राग में संपन्न हुआ, और इसमें एकल विजेता हैं सिमोना हालेप रोमानिया के, और हारी हैं एलिसा मार्टेंस से। नेक्स्ट है वेस्टर्न एंड सदर्न ओपन 2020। तो देखा जाए ये 22 से 29 अगस्त 2020 को न्यूयॉर्क सिटी में इसे संपन्न किया गया, जिसमें महिलाओं की एकल में बेलारूस की अजारेंका को फाइनल में जापान की नाओमी ओसाका से वॉकओवर मिल गया। फिर देखा जाए विजेता और उप विजेता, तो एकल में है नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं, और उप विजेता है मिलोस रावनिक। फिर है पुरुष युगल में है पाब्लो कारेनो बूस्ता स्पेन के, और एलेक्स डी मिनोर ऑस्ट्रेलिया के, और जो उप विजेता हैं वो हैं जैमी मूरे और नील स्कूप्सकी, ये ब्रिटिश के हैं। फिर महिला युगल में देखा जाए तो वह है क्वेटा पेस्के चेक गणराज्य की, फिर है डेमी सुरसू, ये हैं नीदरलैंड की, और यहाँ उप विजेता है निकोल मेलिचर अमेरिका के, और वो सू यिफान, ये चीन के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पीजीए चैंपियनशिप 2020। तो पीजीए चैंपियनशिप जो है वो एक्चुअली 3 से 9 अगस्त को अमेरिका में, जिसमें विजेता हैं कोलिन मारिकोवा अमेरिका के, और उप विजेता हैं ही डस्टिन जॉनसन अमेरिका के, और पॉल कैसी इंग्लैंड के। इन्हें संयुक्त रूप से हार का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट टॉपिक है बेट फ्रेड विश्व स्नूकर चैंपियनशिप। तो देखा जाए तो ये 31 जुलाई से 16 अगस्त 2020 को इंग्लैंड में संपन्न हुआ, जिसके विजेता रहे थे रॉनी ओसुलिवान इंग्लैंड के, और ये 6ठी बार विजेता रहे थे। फिर देखा जाए तो दूसरा है काइरन विल्सन इंग्लैंड के। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट है F1 रेस, जिसे कहते हैं फार्मूला 1 रेस। तो फार्मूला 1 रेस में देखा जाए तो पहला है ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स। इसके विजेता रहे हैं लुइस हैमिल्टन, और उप विजेता रहे हैं एम वर्स्टापेन जो कि रेड बॉल का है। और 17वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स में देखा जाए विजेता तो ये रहे हैं एम वर्स्टापेन रेडबुल के, और उप विजेता हैं लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज के। और स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स में है विजेता देखा जाए तो वह है लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज के, और उप विजेता है एम वर्स्टापेन रेडबुल के। फिर है आपको बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स। बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स देखा जाए तो विजेता है लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज के, और उप विजेता है बी बोट्टास, ये मर्सिडीज के हैं ड्राइवर। तो चलिए यहाँ पर हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। आई होप आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा क्रॉनिकल का, उसे देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा लें, ताकि जैसे ही वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन उसका प्राप्त हो जाए। और आप अगर इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर मेरे सभी लेक्चर्स के PDF उपलब्ध होते हैं। और आप हमारे सोशल नेटवर्किंग साइट इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं, सर्च कीजिए एग्जाम वर्ल्ड इस लोगो के साथ। तो चलिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम वर्ल्ड।